हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी अब सही है। हाँ, तो भाई क्या हाल चाल है तुम सब लोगों के। आज सुस्वागतम करते हैं हम आपका नए चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। यस, यू हर्ड इट राइट। चैप्टर्स नेम इज सॉल्यूशन। जी 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 जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आओ फिर। बट सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, सिलेक्शन आपकी रूल्स ऑफ द क्लास ही कराएंगे। बाकी सब तो मोह माया यार। जिन्होंने इसको फॉलो कर लिया, अगले साल रिजल्ट सेलिब्रेशन में उनके दर्शन होंगे ही होंगे। ठीक है, और कहीं जाने लगेंगे, इनको लगेगा अरे यार ये चीजें तो स्किप करने वाली होती हैं, कहीं अनफॉर्चुनेटली उनका पेपर भी स्किप ही ना हो जाए इस साल। ठीक है, सो मेक श्योर करिए कि आप इनको फॉलो जरूर करिए। शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी मैंने आपके पास होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम नोट्स आप क्लास के साथ बना सकें। ठीक है, कभी भी क्लास को 10 15 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है, और अगर आए भी हैं तो शुरू से देखें, और मिडल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना है। सर आज तो वो बात एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि आज सॉल्यूशन चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। कहीं जाने ये पूछने भी आएंगे, ओ सर जी हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्या। अगर आपने पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का बेस भी अगर आपको पता है, मोल्स क्या होते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन, छोटी छोटी चीजें भी अगर आपको पता है, तो आप डेफिनेटली यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, यही नहीं पता कि मोल भी क्या होता है, तो डेफिनेटली आप यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके लिए आपको पिछले चैप्टर पता होने चाहिए। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए, डीपीपी सॉल्यूशन देखें, बहुत सारी चीजों से फायदा होता है इन सब चीजों से। और चैट में चाहे लाइव हो रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज आप एडमिन द्वारा ब्लॉक भी किए जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाए, कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास से 10 15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से आप नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन पूछिए अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। ठीक है, एंड कोशिश करिए जिस पेज पे किसी ने आपका सेम डाउट पूछ लिया हुआ है, उसी पे सेम डाउट पे क्लिक कर दें। बार बार एक ही क्वेश्चन को मत पूछें। जी नया चैप्टर है, जी नया चैप्टर है, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, वीडियोस को हाई स्पीड पे ना देखें अगर आप अंडरस्टैंडिंग को बेटर रखना चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि अगर वीडियोस को हाई स्पीड पे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तेज बढ़ा रहा हूं। भाई मैं तेज नहीं पढ़ा रहा हूं, आप 2x पे देख रहे हैं उस वीडियो को। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड नॉट टुडे ये हजारों बच्चों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। क्या क्या करेंगे आज, रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का जो कि रेडॉक्स रिएक्शन का था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करेंगे, टेस्ट नंबर 2 होगा, ट्रिक फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगी, वो कल करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें आज हम करेंगे, दो नहीं तीनों। पहले रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। क्या लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। कैसी के बारे में पढ़ा था? यस,
सर ये क्या होता है? रेडॉक्स टाइट्रेशन एक ऐसी टाइट्रेशन जिसमें रिडक्शन भी होती है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी होती है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशंस। उसमें हमने पढ़ा था ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होगा? रिड्यूस। खुद क्या होगा? रिड्यूस। डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cr3 पॉजिटिव और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बैलेंस करना चाहो बैलेंस भी कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 ऑक्सीजन है तो 7H2O 40। ठीक है, बैलेंस करना चाहो बैलेंस की कोई जरूरत है नहीं। एन फैक्टर 6 आएगा, इसका निकालना आता है सभी को। ठीक है सर, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। सर किनको ऑक्सीडाइज करेगा? ये किनको ऑक्सीडाइज करेगा? दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन में क्या था जल्दी जल्दी बताओ। सर फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, स्टेनस को स्टेनिक में, H2S को सल्फर में, SO2 को सल्फेट में, आयोडाइड को आयोडीन में, ऑक्सालेट को CO2 में, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में। सर हमने इन सब के एन फैक्टर वैसे तो कैलकुलेट करने आते हैं, बट एन फैक्टर याद भी कर लिया था। 1 2 2 2 1 2 2। ठीक है जी। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन विजिबल नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, उसके लिए आप स्क्रीन विजिबल करना चाहते हैं तो देखिए अपनी आंखें जो है ऐसे कर रखी हैं आपने, ऐसे कर रखी हैं, उसको ऐसे खोलिए, ऐसे खोलिए, आपको स्क्रीन और मैं दोनों नजर आने शुरू हो जाएंगे, दोनों नजर आने शुरू हो जाएंगे। बस उसके लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी। लुक्का छिपी बहुत हुई, आंखें खोल लो ना। तुम्हारे जैसे बच्चे होते हैं बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे होते हैं जो क्लास में या घर पे सो जाते हैं, और जैसे ही टीचर आता है या मम्मी आते हैं और कहते हैं सो रहा है, और जानबूझ के उनके सामने करने लगते हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं योगा कर रहा था, ध्यान कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए सर ब्राइटनेस कम कर लीजिए। देखिए मुझे तो करना आता नहीं, अगर आपको करना आता है तो आप कर लीजिए। अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर लो, इसकी ज्यादा लग रही है अपनी वाली की कम कर लो, है ना? वो तो करना आता है आपको, है ना? नए नए बहाने हैं रोज के, लगे रहिए, कभी ना कभी तो जिंदगी में डॉक्टर बन ही जाएंगे, है ना? KMnO4 एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। रिड्यूस कैसे होगा? एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा क्या? Mn2 पॉजिटिव और H2O। बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर सकते हो, एक Mn है एक Mn, 4 ऑक्सीजन है तो 4H2O, 8H पॉजिटिव आयन है। एन फैक्टर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 5 ही आएगा। सर वो तो वैसे भी आपने लिखा ही हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो 5 ही आएगा। ठीक, लो रूम की लाइट थोड़ी सी कम कर दी, अगर रूम की लाइट ज्यादा लग रही थी तो। इतना प्यारा रूम है मेरा, है तुम्हें उसमें भी कमियां नजर आ रही हैं? बताओ बेटा, सर्वगुण संपन्न तो आजकल लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है। रूम की लाइट थोड़ी सी कम कर दी मैंने। ठीक, इसमें भी KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा एसिडिक मीडियम में, ये भी फ्यूजन शो करेगा। फेरस को फेरिक में, स्टेनस को स्टेनिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, H2S को सल्फर में, और कौन सा था भाई? SO2 को सल्फेट में, आयोडाइड को आयोडीन में, ऑक्सालेट को CO2 में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में। और सर क्या ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही करता है? नहीं, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में भी करता है। बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में भी करता है। ठीक है,
फिर चैप्टर 1 की एनसीईआरटी रीडिंग कब देंगे आप? देंगे जी, बट पहले इधर ध्यान दीजिए, पहले थोड़ा सिलेबस खिंच जाने दीजिए, फिर बात करते हैं इस टॉपिक पे। दूंगा, मैं ही दूंगा, ठीक है। कुछ उसमें है होना है नहीं, कोई बंदा ही उसमें बहुत सारी चीजें होने वाली, कुछ है ही नहीं, पढ़ा तो दिया सब कुछ, पर फिर भी मैंने प्रॉमिस किया तो मैं उसे फुलफिल जरूर करूँ। MnO4 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, MnO2 बनाएगा और साथ में H2O। एन फैक्टर कितना आएगा? 3 आएगा। 1 मिनट रुकिए, कोई आया है गेट पे, मैं देख के आता हूं। लुका छुपी हुई सामने आ जाना। अभी नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ अब। और स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में, जब तक स्ट्रॉन्गली अल्कालाइन या स्ट्रॉन्गली बेसिक नहीं लिखा होगा तब तक आप ये नहीं करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, MnO4 2 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, एन फैक्टर 1 है। ठीक सर, 2 और टाइट्रेशन आपने पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी आयो डीमेट्रिक और एक आयो डोमेट्रिक। इसमें आयोडाइड आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, खुद रिड्यूस हो रहा था और क्या कर रहा था? स्टार्स को ऑक्सीडाइज कर रहा था। याद है? यस सर। सल्फाइड को सल्फेट में, थायोसल्फेट को टेट्राथायोनेट में, और क्या था? आर्सिनाइट को आर्सिनेट में और स्टेनस को स्टेनिक में। आयोडोमेट्रिक में क्या था सर? जो आयोडाइड आयन था वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा था, दूसरों को क्या कर रहा था? रिड्यूस। सर किस किस को? सर पोटेशियम परमैंगनेट में भी हमने पढ़ा, फ्यूजन में आयोडाइड आयोडीन में, खुद ये Mn2 पॉजिटिव में। सर सिमिलरली डाइक्रोमेट वाले में भी पढ़ाया अभी अभी आपने, फ्यूजन में आयोडाइड आयोडीन में, और सर एक ओजोन वाले में भी I2 और O2। ठीक, कुछ जाने ये भी कह रहे हैं वॉइस लो है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा। हेलो 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 बेटा, आवाज बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल। आगे हो सकता है कईयों के कानपुर में हड़ताल चल रही हो, वैसे आवाज जो है वो बिल्कुल ठीक है। शुरू करते हैं आगे। नई चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है इसका? सॉल्यूशन। हाँ, ध्यान से सुनिए, समझिए। फिर पहली बात, सॉल्यूशन होता क्या है? होता क्या है? सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर होता है। मिक्सचर, नाम से ही पता चल रहा है मिक्सचर है, तो इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें पाई जाएंगी। एब्सोल्युटली राइट सर, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये एक बाइनरी मिक्सचर है? क्या मतलब होता है सर ये बाइनरी मिक्सचर का? बाइनरी मिक्सचर का मतलब है कि ये दो चीजों से मिलकर बना होगा, दो चीजों से। सर एग्जांपल दे दीजिए। अरे भाई पानी ले लो, शुगर ले लो, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दो, इसको क्या बोलेंगे आप? बाइनरी मिक्सचर, क्योंकि दो चीजें डाली आपने, ठीक है सर। और सर ये कौन सी होंगी दो चीजें? इनमें से एक सॉल्वेंट होगा, दूसरा सॉल्यूट होगा। थ्रू आउट द चैप्टर मैं जहां पर भी सॉल्वेंट लिखूंगा उसको ए से उसको ए से डिनोट करूंगा।
और सॉल्यूट को किससे डिनोट करूंगा, दैट इज बी से, है ना। वो अलग बात है कोई क्वेश्चन नहीं आ जाए, क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट को बी से डिनोट किया हो, सॉल्यूट को ए से डिनोट किया हो, तब एक अलग बात है। बट मैं थ्रू आउट द चैप्टर जब भी लिखूंगा, मैं सॉल्वेंट को लिखूंगा ए से, सॉल्यूट को लिखूंगा किससे, बी से। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आइए सर आइए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो डब्ल्यू ए, डब्ल्यू कह लो या डब्ल्यू का मतलब यहां पर मास भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है। बात एक ही है, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम ही होते हैं, मास या वेट किसका, ए का। ए क्या बोला आपने सर, सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया सर। सर कहीं पर लिखा हो डब्ल्यू बी, फिर वही ये मास है या वेट है, बी मतलब बात हो रही है सॉल्यूट की बात हो रही है। अगर कहीं लिखा हो एम ए, एम होता है मोलर मास, जिसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। ए लिखा हुआ है तो किसके बारे में बात हो रही है, सॉल्वेंट के बारे में बात हो रही है। और सर कहीं पे एम बी लिखा हुआ है तो मोलर मास, एम तो मोलर मास है, बी मतलब सॉल्यूट के मोलर मास के बारे में बात हो रही है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी ने ना लिखा हो तो वो आराम से लिख सकता है। बहुत सारे बच्चों की क्लास में काइंडली वेट लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं बोल देता हूं एक बार, क्या नाम है, हेलो। हाँ मैम, देखना कई बच्चों की क्लास में ना काइंडली वेट लिखा हुआ आ रहा है, एक बार देख लेना जरा। हाँ 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 हाँ, देख लेना जरा। हम्म। सारे जाने चैट बॉक्स में भी लिख दो यार एक बार, कि वो रिफ्रेश कर लें जिनको काइंडली वेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर एन का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स। एक ही लिखे हुए हैं तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्वेंट के। मोल्स किसके, सॉल्वेंट के। क्या मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता है, यस सर, मास बाय मोलर मास। ऊपर मास सॉल्वेंट का, नीचे मोलर मास सॉल्वेंट का। कहीं पर बेटा एन बी लिखा हो, एन तो सबको पता है कि उसे मोल्स बोलते हैं, बी लिखा है तो बात हो रही है सॉल्यूट के बारे में। मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास बाय मोलर मास। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मास भी किसका, सॉल्यूट का, मोलर मास भी किसका, सॉल्यूट का। ठीक है सर, यहां पर तो आपने बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करी। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स थे, सिर्फ दो कंपोनेंट, जिसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने, शुगर और वाटर को मिक्स कर दो। ठीक है, बट अगर कहीं टर्नरी सॉल्यूशन हो, तब टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब है इसके अंदर तीन कंपोनेंट होंगे। सर इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, बिल्कुल। पानी है, पानी के अंदर आपने चीनी डाल रखी थी, अब ऊपर से आपने सॉल्ट और डाल दिया है। चीनी डाल रखी थी, सॉल्ट और डाल दिया है। ठीक है, तो बस फिर क्या हो जाएगा भैया, तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, चीनी हो गई, पानी हो गया, और सॉल्ट और डाल दिया आपने। ठीक है सर, इनमें सॉल्वेंट कौन होगा, बेटा जिस में डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसको डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे पानी के अंदर आपने चीनी को और नमक को डिसॉल्व किया है, तो जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट। शुगर भी क्या है, सॉल्यूट। और जो नमक है, सॉल्ट है, वो भी क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, बट सर अगर दोनों ही चीजें, दोनों, ये तो देखो बड़ा आसान था, पानी की क्वांटिटी ज्यादा थी, शुगर कम होगी, सॉल्ट कम होगा, तो आपको पता चल गया शुगर और सॉल्ट जो होंगे वो सॉल्यूट होंगे और पानी जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। मान लो दोनों चीजें लिक्विड होती हैं, ठीक है, जैसे 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 इथेनॉल प्लस वाटर। अब बताइए इसके अंदर सॉल्वेंट कौन है और
सॉल्यूट कौन है? दोनों लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है। तो बताइए कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। मान लीजिए अगर इथेनॉल की वॉल्यूम ज्यादा है वाटर की वॉल्यूम से, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे कि इथेनॉल सॉल्वेंट है। ये है इथेनॉल। इथेनॉल अगर मान लो इथेनॉल की वॉल्यूम कम है, कम है, वाटर की ज्यादा है, तो फिर वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, कभी घबराना नहीं कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। जो पढ़ाया है उसी को यहां पर हमने दोबारा लिखा हुआ है, बस ध्यान से सुन लो, समझ लो। ठीक है, यहां पर एक्सट्रीम लेफ्ट में जो बीकर है इसमें प्योर वाटर है, ओनली वाटर, अकेला पानी, पानी रे, खारे पानी रे, है ना, अकेला पानी है। इसके अंदर कोई भी आपने सॉल्यूट जो है, शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं कर रखी, अकेला पानी है, अकेला सॉल्वेंट है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके अंदर शुगर डाली और उसे डिसॉल्व कर दिया, इसे पूरा मिक्स कर दिया। शुगर डिसॉल्व होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। शुगर डाल रहे हो, मिक्स कर रहे हो, डिसॉल्व होती जा रही है। शुगर डाल रहे हो, मिक्स कर रहे हो, डिसॉल्व होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। इस तरह के सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन तो है क्योंकि अब दो चीजें हो गई हैं इसमें। ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का? सर जितना भी आप सॉल्यूट डालते जा रहे हो वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। हाँ सर, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। इतनी मुश्किल चीज थी बेटा जो दिख नहीं रही थी। आइए, मैं पहले सब में बेटा ये ड्राइंग कर देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये ड्राइंग, नीट में अगले साल आ सकती है। अगर फोर्थ फ्लोर पे पेपर नहीं बना तो पहले मैं ड्राइंग बना देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिख नहीं रही बेटा, दिख नहीं रही। ओ मेरी आंखें, मम्मी मेरी आंखों को क्या हो गया? चलिए आइए, सब देखो, आराम से देखो। दिख गया बेटा सबको? बीकर दिख नहीं रहा था? 4600 रुपए दिए, कम से कम टीचर का 46 लीटर खून पीना है। आइए बेटा, अब दिख गया बेटा सबको? ओहो, ये वाला नहीं बनाया आपने, ये वाला नहीं। हाँ, इसकी शेप थोड़ी अलग थी ना बेटा, इसकी शेप थोड़ी अलग थी, तो इस कारण ये रह गया था। हो गया बेटा, हो गया। सबको दिख गया बेटा? सबको दिख गया है ना? सबको दिख गया, कोई ऐसा तो नहीं है? आंखें खोल लेना बट एक बार, दिखने से पहले पता चले आंखें बंद कर रखी हैं। तो आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। ठीक है, कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? सॉल्यूट आप डाल रहे हैं और वो सॉल्वेंट में मिक्स होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। सर एग्जांपल, पानी लो, पानी के अंदर शुगर डालो, डिसॉल्व करते जाओ, डिसॉल्व होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। उसे क्या बोलेंगे आप? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा टाइम आया, आपने शुगर डालनी डालनी शुरू करी और वो शुगर डिसॉल्व नहीं हुई, नहीं हुई। आपने ऊपर से शुगर डाली और वो शुगर डिसॉल्व नहीं हुई, उसे क्या बोलेंगे आप? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे आप? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर मैंने कई बार जो है अपने घर पे देखा है मम्मी को गुलाब जामुन बनाते हुए, खासकर खासकर जब कोविड चल रहा था, है ना, बाहर से चीजें नहीं मंगवा रहे थे, तो सर मम्मी ना गुलाब जामुन बनाने से पहले बनाती थी उसकी चाशनी। चाशनी में शुरू शुरू में यही होता है, आप पानी लो, चीनी डालो, डिसॉल्व करो, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। फिर मैंने देखा मम्मी जिस स्पून से मिक्स कर रही थी, चीनी डिसॉल्व होनी बंद हो गई, सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, बट अभी चाशनी उतनी मीठी नहीं बनी थी, नहीं बनी थी। तो मम्मी ने क्या पता क्या करना शुरू कर दिया? उसको गर्म करना शुरू कर दिया। क्या किया? उसी बर्तन को रखा बर्नर के ऊपर और उसे गर्म करना शुरू कर दिया।
मैंने देखा सर जो चीनी अब की बार डिसॉल्व नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी, वो भी डिसॉल्व होना शुरू हो गई, वो भी डिसॉल्व होना शुरू हो गई। उसे क्या बोलेंगे आप? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीनों के बारे में, अनसैचुरेटेड के बारे में, सैचुरेटेड के बारे में और सुपर सैचुरेटेड के बारे में दोबारा बताता हूं। डेफिनेशन के टाइप, डेफिनेशन मतलब लिखने के टाइप, आगे आप आराम से लिख सकें उसको। सबसे पहले बताओ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सर, अनसैचुरेटेड में क्या है? जितना शुगर अभी डिसॉल्व हो सकती थी उतनी डिसॉल्व नहीं हुई है, नहीं हुई है ना सर? एग्जांपल देके समझाओ डेली लाइफ का। हाँ ना, ये देखो, ये तुम आज एमआर सर ने तुम्हें नया नाम भी दिया, मैंने सुना है ना? क्या लिखा था सर ने तुम्हारे लिए? यही लिखा था, गधे। ऐसे ही लिखा था ना सर ने? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बनाते टाइम यही लिखा था, यही लिखा था, नहीं लिखा था? यही लिखा था। क्या कह रहे थे? डॉट प्रोडक्ट गधे की तरफ, है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट गधे से दूर, ऐसा ही था कुछ। एम आई राइट? एम आई राइट? यही था, यही था, यही था। हाँ देख लो। हाँ, सर ने स्पेलिंग यही लिखे थे गधे के, क्योंकि उनको पता है कि वो गधों को पढ़ा रहे हैं। वैसे गधे ये होता है, बट सर ने तुम्हारे लिए लिखे थे तो सही लिखे थे, सही लिखे थे। आई एग्री विद एम आर सर कंप्लीटली। देयर इज लाइक ही हैज डन ए ब्रिलियंट जॉब। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा था। ठीक है, बस बस बस। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। मैं देखो, घमंड तो मैं करता नहीं, बट तुम्हारे बैच में कई ऐसे बच्चे होंगे, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनसे ज्यादा फिजिक्स मुझे आती होगी, और मुझे क्लास 12th की फिजिक्स को छोड़े हुए लगभग 25 साल हो गए, लगभग 25 साल हो गए। तो आई नो हिज पेन, कि वो अगर गधे बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, कईयों को अभी तक याद नहीं हुआ होगा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, बट मुझे याद हो गया। सर ने एक ही बार बोला, डॉट का मतलब है गधे की तरफ, क्रॉस का मतलब है गधे से दूर, है ना? बस बस बस। ठीक है। हाँ, सर की क्लास में 650 के हर्ट्ज भी थे। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। देखिए, मेरी क्लास में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़िए। ठीक है, आइए आओ टॉपिक पे वापस चलते हैं। इस गधे की मैक्सिमम रोटी खाने की कैपेसिटी है 4। मैक्सिमम कितनी खा सकता है ये बताओ जल्दी जल्दी? मैक्सिमम कितनी खा सकता है ये? 4। अभी कितनी खाई हुई है इसने? 2 रोटी। कितनी? 2। सर गधा भी रोटी खाता है बेटा? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खाते हो क्या? तो बताइए, मैक्सिमम कितनी खा सकता है? 4। अभी कितनी खा रखी है? 2। इन्हें क्या बोलेंगे आप? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम जितनी खा सकता था उससे कम खा रखी है, उससे कम खा रखी है। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नॉट डिजॉल्व, है ना? मैक्सिमम कितना खा सकता है? 4। उससे कम, उससे कम। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे आप? अनसैचुरेटेड। सर सैचुरेटेड किसे बोलेंगे? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। मैक्सिमम खा कितने सकते हैं? 4। और खाई भी कितनी हुई है? 4। खा कितने सकते हैं? 4। और खाई भी कितनी हुई है? 4 ही खाई हुई है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, सॉल्यूट डिजॉल्व। ठीक, घर पे ऐसा ही होता है, मैक्सिमम कितनी खा सकते हो? 4। और खाते भी कितनी हो? 4। ठीक है, पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ? पिताश्री कह रहे बेटा तैयार हो जाओ। लड़कों को बोला अपना लहंगा पहन लो। ओह सॉरी सॉरी, लड़कियों को बोला लहंगा चोली पहन लो। कुछ लड़के चले भी गए होंगे मेरी इस बात सुन के, कह रहे लहंगा पहनना है? ले सर, मैं ना आ जाऊं घुंघरू बांध के? अरे नहीं नहीं, लड़कियों को बोला कि अपनी लहंगा चोली पहन लो, लड़कों को बोला अपना सूट बूट पहन लो, आओ आज तुम्हें शादी में लेके चलते हैं। और पिताश्री ने दिखाया, ये देखो आज शगुन में जाएंगे 2000 रुपए का नोट। कितने का?
2,000 रुपए का। और बच्चों से बोला बेटा तुम्हें धरती माता की कसम है ये 2,000 रुपए मेरे पूरे वसूल होने चाहिए, मेरे पूरे वसूल होने चाहिए। तुमने और तुम्हारी बहन ने या भाई ने जो भी है, ठीक है, उन्होंने जीने मरने की कस्में खा ली कि जो भी हो जाए हम अपने बाप के जो 2,000 रुपए हैं उसको पूरा वसूल करके आएंगे, वसूल करके आएंगे। तो खा कितनी सकते थे? मैक्सिमम 4, ठीक है। वहां जाके ठूस ली, खाई नहीं, खाई नहीं, ठूस ली, ठूस ली, ठूस ली। ठूस कितनी ली? 10 रोटी ठूस ली कि मैं अपने पिताश्री की मेहनत की कमाई को विफल नहीं जाने दूंगा। तो ठूस कितनी ली? 10। बस बस बस, ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो तो जहां पे शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी वो कहलाएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट अगर आपने उसे गर्म कर दिया तो शुगर और डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, जब तक मैक्सिमम नहीं आ जाता। मैक्सिमम उसे क्या बोलेंगे आप? सुपर सैचुरेटेड। तो मैक्सिमम amount of solute dissolved at high temperature, at high temperature। रूम टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है उसे बोलेंगे सैचुरेटेड। हाई टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है उसे क्या बोलेंगे आप? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब घर पे चाशनी बनाई जाती है तब सुपर सैचुरेटेड ही होता है। क्या होता है? दैट इज सुपर सैचुरेटेड ही होता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। एक और बात, एक और बात का ध्यान रखना। जैसे तुमने 10 रोटी खा ली और 10 रोटी खाने के बाद ऐसे बैठ गए, ऐसे अपनी चेयर पे बैठ गए, है ना, वो शादी वाली जहां गए थे ना, वहां चेयर पे बैठ गए। पापा ने कहा चलो बेटा चलो, वसूली तो कर ली तुमने 2,000 रुपए की, चलो। कह रहे तब पता कहते हैं पापा मेरे से तो हिला नहीं जा रहा, पापा मेरे को उठा के ले जाओ, है ना। पापा उठा के ऐसे धक्का मारते हैं तुम्हें, ठीक है। तुम क्या करते? अरे पापा धक्का मत मारो, जो भी खाया। ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। आप पूरा फील करेंगे, टॉपिक का पूरा फील आ जाएगा। ऐसा ही होता है जब हमने बहुत ज्यादा खाना खाया होता है ना, तब बहुत धीरे धीरे चलते हैं हम, ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना। पता है कि अगर किसी ने अच्छा बताओ, किसी ने अगर तुम्हें बहुत ज्यादा शेक किया ऐसे ऐसे, है ना, और यहां कोई बहुत धक्का मारा तो क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ जरा चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताओ जरा चैट बॉक्स में। तुमने बहुत ज्यादा खाना खा रखा है, खाना यहां तक भरा हुआ है, यहां तक नहीं, यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, और तुम्हें किसी ने बहुत ज्यादा शेक कर दिया तो क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ। हाँ सर, उल्टी आ जाएगी सर, वॉमिटिंग हो जाएगी। यहां पर भी ऐसा ही होता है, यहां पर भी ऐसा ही होता है। देखो जो इंसानों के लिए एप्लीकेबल है वही सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर अगर अगले पेज पे लिख रहा हूं, ये था सॉल्यूट, ये था सॉल्वेंट। जब ये डिसॉल्व होंगे, जब ये डिसॉल्व होंगे, इसको बोलेंगे डिसॉल्यूशन, और क्या बनेगा? सॉल्यूशन। मान लो ये सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है। क्या है? सुपर सैचुरेटेड। अगर आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ा सा भी हिलाया, शेक किया, तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे आपको शेक किया तो क्या हुआ था? जो खाना अंदर गया हुआ था पेट से वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहां पर भी ऐसा ही होगा। अगर आपने सॉल्यूशन को क्या किया? शेक किया, तो क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये क्रिस्टलाइजेशन? अरे भाई जो अंदर गया हुआ था, शुगर जो डिसॉल्व हुई थी, वो बाहर आ जाएगी यार, बाहर आ जाएगी। जो तुम्हारे साथ एप्लीकेबल है वही जो इंसानों के साथ, अरे सॉरी, जो गधों के साथ एप्लीकेबल है। आई एम सॉरी टू हर्ट योर फीलिंग्स, ठीक है। वैसे तो तुम देखना क्लास खत्म होने के बाद हमारे घर के नीचे बहुत सारे गधे खड़े होंगे, भाई साहब जो भी कर लो इनके साथ कंपैरिजन मत करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? इफ वी शेक द सुपर, यहां पर लाइन छोड़ देना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यहां पर लाइन छोड़ देना, भी बताता हूं क्या लिखवाना है। सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगी? क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? जो शुगर बेचारी डिसॉल्व हुई थी वो बाहर आ जाएगी, जो सॉल्यूशन के अंदर थी वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे, है ना। क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। ये तो कब हुआ? शेक करने पे हुआ, शेक करने पे। चलो मान लो किसी ने तुम्हें शेक नहीं किया, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, इट्स अ फील गुड एग्जाम्पल। देयर आर एग्जाम्पल्स जिनको सुनने के बाद दिल को बुरा लगता है, कई ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है।
मान लो, है ना, लड़के बड़े खुश होंगे, लड़के बड़े खुश होंगे, मैं जानता हूं भाई, क्योंकि मैन विल बी मैन। मान लीजिए आप एक लड़के हैं और आपकी शादी हो गई है। अब उसके बाद बता बच्चे क्या कहेंगे, लड़के कहेंगे सर क्लास बंद कर दो, बंद कर दो, इसी के लिए तो पढ़ाई कर रहे थे, क्लास बंद, सिलेबस ओवर, आई एम गोइंग सर, आई एम गोइंग, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे सुनो आगे सुनो, मान लो आपकी शादी हो गई है और आप गए हैं अपने ससुराल में, ठीक है, और वहां पर आपको पता ही है ना, नया नया जो दामाद होता है और बड़ा उसको प्यार दुलार दिया जाता है और बहुत ज्यादा खाना खिलाया जाता है, बहुत ज्यादा खाना खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, और तुम पूरे सुपर सैचुरेट हो गए हो, यहां तक आ चुका है खाना, अब खाने की हिम्मत नहीं है, ठीक है, सब जाने अपने हिस्से की रोटी खिला चुके हैं आपको, है ना, कि पता नहीं, ऐसा ही लगता है वहां जाके, तो उनको लगता है कि ये गरीब से परिवार से आया, कुछ खाया पिया नहीं होगा, इसको खिलाई दो, है ना, सुपर सैचुरेट हो चुके हैं। और क्या किया, किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी तो आपने सिर्फ जो है वो खाना ही खाया है, मिठाई तो आपने खाई ही नहीं। अगर आपके मुंह में और 4-5 मिठाई के पीस डाल दिए जाए, लड्डू पेड़ा कुछ भी डाल दिया जाए, तो बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। सुपर सैचुरेट हो चुके हो, यहां तक सुपर सैचुरेट हो चुके हो, ठीक है, बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। सर एक्सपीरियंस है इस मामले में, हाँ ऐसा एक्सपीरियंस तो आगे नहीं बोल सकता। हाँ फिर क्या हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, यही वही मैं बात कर रहा हूं, जो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है वही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। क्या हुआ, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जितनी भी शुगर मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती थी हाई टेम्परेचर पे, तुमने डिसॉल्व कर दी कर दी कर दी। पर तुमने पता क्या किया उसके बाद, तुमने पता क्या किया उसके बाद अंदर डाल दिया एक शुगर का टुकड़ा, ये ऐसे ऐसे एक छोटा सा क्रिस्टल डाल दिया शुगर का। तो क्या होगा, जो हुआ है कि यहां पर जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो सारे इसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे, सर शुगर के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। वही लिखना है, वही लिखना है, वही लिखना है। चाहे तुम शेक करो या ऐड कर दो सॉल्यूट इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, है ना, जो खाया पिया था वो सारा बाहर आ जाएगा। यही हमारा आज की क्लास का सबसे पहला MIT है। हाँ, वॉमिटिंग इज इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन। हाँ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वही वॉमिटिंग प्रेसिपिटेट ही होता है। देखो भाई मैंने तो नाश्ता किया नहीं है ना, और जिन जिनका आज जिन्होंने कर रखा है भैया, हम उन सबका नाश्ता बाहर निकलवा के ही मानेंगे। आइए चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं, चीजों को समझते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अबे रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, दिखाता हूं, है ना, मुझे पता है, इतना तो मुझे तुम्हारे बारे में समझ आ गया है। सर अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, अब दिखाई देगा, है ना, समझाता हूं। पहले ये रंग भर दो इन सब में, बेरंग सी थी मेरी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं। आइए, आराम आराम से, आराम। अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है ना, हाँ मुझे पता था। आंख के अंधे, नाम नयन सुख, है ना, बस। सर ये नहीं दिखाई दे रहा, ये क्या लिखा है, मैं वो भी लिख देता हूं, मुझे पता है भाई, पढ़ने से मतलब नहीं है तुम्हें, तुम्हें मतलब है मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूं, हाँ सर, मुझे तुम्हारा भविष्य भी दिखाई दे रहा है? सच्ची सर, हाँ सर, क्या दिखाई दे रहा है वहां पे, बड़ा अंधेरा अंधेरा सा है। बहुत अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है मेरे को। चल चल, अब दिखाई दे रहा है,
हाँ, पर ब्राइटनेस लो करिए। अबे मुझे अगर ये सारी चीजें करनी आती होती। नाइट लाइट ऑन है, ये ले नाइट लाइट बंद कर दे, हो जाएगा। अब हो गया क्या ठीक? मुझे नहीं पता। मेन्यू में जाके, कहाँ जाके होता है बे? ये मेन्यू तो है। सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाके क्या करना है, चलो बताओ जरा, आज यही सीख ले। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, आज यही सीख ले। क्या करना है बताओ चलो। हम्म? पक्का इसमें बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ बता रहे होंगे। सर धुंधला दिख रहा है 1080 में भी, मैं कराता हूँ ठीक। चलिए फिर, है ना, ये मैं कल तक सीख के रखूंगा। कहीं जाने कह रहे हैं सर उसको पहले वाले मोड पे कर दो, वो थोड़ा ज्यादा बेटर था। तो आइए वैसे वाले मोड पे कर देते। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोलना, ऑलरेडी 1-2 मिनट वेस्ट हो गए। ठीक है, आओ ध्यान से सुनो और समझो। ध्यान से सुनो और समझो। देखो, ध्यान से देखो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहां पे रखा हुआ है, यहां पर सॉल्यूट लिखा हुआ है, यहां पर सॉल्वेंट लिखा हुआ है। पहला कौन सा है? सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। सर एग्जांपल क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे सर एग्जांपल, अरे सर एयर के बारे में बात हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। गैसेस सॉल्यूशन में जहां जो सॉल्यूशन है ना वही सॉल्वेंट है। जैसे लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, लिक्विड सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है। एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, बताने वाली कोई बात है ही नहीं। सॉलिड सॉल्यूट होगा, गैस जो है वो सॉल्वेंट होगा। कैम्फर, कपूर जिसे बोलते हैं, दिवाली में जलाया भी जाता है, आरती में। इन नाइट्रोजन गैस, इन नाइट्रोजन गैस। ठीक, नेक्स्ट, लिक्विड सॉल्यूशन, इनमें सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा। सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। गैस है अगर सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट है, तो ऑक्सीजन को वाटर के अंदर डाल रखा है। सर एग्जांपल, अरे घर में पानी नहीं है क्या? पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। फिशेस वगैरह, एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह उसी ऑक्सीजन से तो सांस लेते हैं। बिल्कुल सही सर, लिक्विड ही सॉल्वेंट, लिक्विड ही सॉल्यूट। इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, हाँ सर ये हमने देखा है शादियों में, है ना, वो जो अंकल नाच नहीं रहे होते, दो गुट पिला दे साथिया बाकी मेरे उत्ते रोड दे। हाँ वो इसी कारण क्योंकि उन्होंने इथेनॉल को पानी के अंदर क्या किया होता है, डिजॉल्व किया होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सर सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। सर ये वाला एग्जांपल भी मैंने देखा हुआ है, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। ये कहां पे देखा है? अरे सर जब मेरे पिताश्री मुझे बहुत ज्यादा पीट देते हैं, उसके बाद वो कह देते हैं कि अरे यार मैं बहुत ज्यादा थक गया, है ना, तो अपनी मम्मी, मान ली तुम्हारी मम्मी को, अपनी मम्मी को नहीं, तुम्हारी मम्मी को बोलते हैं भाग्यवान, वो जरा ग्लूकोन डी पानी में डाल के दियो जरा। हाँ ये वही एग्जांपल है, सॉलिड जो है सॉल्यूट है, लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है। नेक्स्ट, सॉलिड सॉल्यूशंस, इनमें सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा। यस यू हर्ड इट राइट, सॉल्वेंट सॉलिड होगा। गैस सॉल्यूट
सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पता ही है हाइड्रोजन क्या होती है, दैट इज गैस होती है, और पैलेडियम क्या होता है, दैट इज सॉलिड होता है। नेक्स्ट, लिक्विड सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्वेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्वेंट है। एग्जांपल है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सर ये अमलगम होता क्या है, पहले तो ये समझो, पहले ये समझो अमलगम होता क्या है। ये एलॉय होता है मरकरी का मेटल के साथ, मरकरी का मेटल के साथ। सर एग्जांपल दीजिए, जैसे ये देखिए NaHG, दैट इज सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, ठीक है। सर कोई और भी एग्जाम, अरे हाँ यार कोई भी हो सकता है यार, मैग्नीशियम अमलगम। याद रखिएगा अमलगम्स में सॉलिड सॉल्वेंट है, ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्यूट है, पता ही है मरकरी लिक्विड होता है, और मैग्नीशियम वगैरह बाकी मेटल्स तो सॉलिड होते हैं, पता है ये सर, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड द लास्ट वन, सॉलिड ही सॉल्यूट है, सॉलिड ही सॉल्वेंट है, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, कॉपर भी सॉलिड ही होता है, गोल्ड भी सॉलिड ही होता है, उसमें कोई बात ही नहीं। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? सर एलॉय क्या होते हैं बेटा, जब मेटल्स आपस में मिक्स करके बनाते हैं। चलिए आप लोगों का, अच्छा ये भी एमआईटी में आएगा, एमआईटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बताइए जी, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में बताइए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताइए। अरे मैम चैट ओपन कर दो। चलिए आइए, क्या है, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। क्या ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है? बिल्कुल ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें लिक्विड जो होगा दैट इज मरकरी जो होगा वो सॉल्यूट होगा, सोडियम जो कि सॉलिड है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सर ये वाली स्टेटमेंट क्या है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, है ना। नेक्स्ट, क्या इसमें मरकरी सॉल्वेंट है, सोडियम सॉल्यूट है? एब्सोल्युटली रॉन्ग सर, इसमें सोडियम जो है वो सॉल्वेंट है और मरकरी जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, पहले वाली ट्रू है, दूसरे वाली फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आज ये टॉपिक
ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, बट फिर भी एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। सर कहां पढ़ा दिया? अरे यार, सॉलिड शुगर हो गया, लिक्विड वाटर हो गया, क्या इसके बारे में बात नहीं करी? हाँ, जब शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, वो किसका एग्जाम्पल होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का। ठीक है, उसमें 3 प्रकार के सॉल्यूशन बन सकते थे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, जब 4 रोटी खा सकते हो, खाई अभी 2 है। सैचुरेटेड, खा तो 4 सकते हो, अभी खाई भी कितनी है? 4। सुपर सैचुरेटेड, सर सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा? खा तो कितनी सकते हो? 4, बट खाई है कितनी? 7 या 8 या 10, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी को इन्होंने डिफाइन किया हुआ, ध्यान से सुनना। सॉल्युबिलिटी बोलेंगे किसे? 100 ग्राम लिक्विड के अंदर मैक्सिमम जितना सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, जितना ये शुगर वगैरह डिसॉल्व हो सकती है, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। मैं लिख देता हूं, लिख देता हूं। सॉल्युबिलिटी है क्या? ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है क्या? डेफिनेशन लिख देता हूं, वैसे यही डेफिनेशन है। 100 ग्राम लिक्विड के अंदर जितना मैक्सिमम सॉलिड जो है सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, वही सॉल्युबिलिटी है, वही सॉल्युबिलिटी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन कितने में? कितने में? जल्दी जल्दी बताओ। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म कौन सा सॉल्यूशन? टू फॉर्म कौन सा सॉल्यूशन? सर वैसे जब मैक्सिमम लिख ही दिया है, फिर भी चलो लिख देता हूं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 100 ग्राम पानी ले लो और उसके अंदर सॉलिड डिसॉल्व करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, है ना? जितना मैक्सिमम सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा, वही उसकी सॉल्युबिलिटी है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? क्या सॉल्यूट पे डिपेंड करती है? क्या सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है? क्या दोनों पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए पहले ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सबसे पहले ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है, जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे दोस्त सारे कैसे हैं, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि तुम्हारे सारे दोस्त कैसे हैं, तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है यार। तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे जैसे ही हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, है ना? रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? सारे तुम्हारे जैसे ही है ना? एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो ना तुम सारे? ऐसा तो नहीं है कि कोई दोस्त जो है वो तुमसे अलग हो या तुम उससे अलग हो, ऐसा तो नहीं है। हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, यस। ठीक है, जी 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 जी, बस बस बस। तो एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर कोई सॉल्यूट पोलर है,
तो जनरली वो डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में। अगर कोई सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, है ना। अगर तुम बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम्हारा, अरे लेट करना है, एज्यूम करना है कि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो कि नहीं हो, वो तो सबको पता है, मतलब कि उसमें बताने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं सिर्फ एज्यूम करना है। मान लो अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, बुरा नहीं मानना मेरी इस बात का कि मैंने तुम्हें पढ़ने वाला बच्चा बोल दिया, तुम कहने लोगो अरे हमें कैसे बोल दिया इसने पढ़ने वाला बच्चा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एज्यूम करना है, लेट करना है, मानना है। अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम्हारे दोस्त भी क्या होंगे, पढ़ने वाले ही होंगे। और अगर तुम हो तो फिर तुम्हें पता ही है तुम्हारे दोस्त कैसे होंगे। मैं अब तुम्हारी तारीफ अपने मुंह से कैसे करूं, मुझे भी तो थोड़ा शर्म आती है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है यार कि बात बात पे तुम्हारी तारीफ करूं मैं। चलिए बस यही है, सही है, ठीक है। अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में। सर एग्जाम्पल दो, सर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल दो, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, जैसे शुगर और ग्लूकोस और लैक्टोस, ऐसे बहुत सारे ये सारे डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। अरे पानी के अंदर पानी पानी रे, खारा पानी रे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर। सर एग्जांपल दो नॉन पोलर वाला। अगर इस ससुरा सालूट जो है ये नॉन पोलर है तो भैया जी ये डिसॉल्व होगा, ये भी नॉन पोलर में ही होगा क्या नहीं, बताइए बिना शर्माए हमें बताएं। नॉन पोलर सॉल्वेंट। सर एग्जांपल, अरे भैया जी ये देखिए, नॉन पोलर सॉल्यूट का एग्जांपल चाहिए जी। क्या हो रहा है ये कोई भी हो, बस होना क्या चाहिए, वो नॉन पोलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। एग्जांपल रख लेते हैं, हाइड्रोजन वगैरह। अरे सर वो तो गैस होती है, अरे ठीक है सॉलिड रख ले यार, ठीक है, डिजॉल्व होगी। बेंजीन वगैरह में। मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, आप हाइड्रोजन गैस होती है, आपने उसे सॉलिड कैसे रख लिया। अबे गैस को सॉलिड में कन्वर्ट नहीं करना आता क्या, कंप्रेस करता जा, क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। अब उस लिक्विड को और टेम्परेचर डिक्रीज करता जा, क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। सर नैप्थलीन रख लो, नैप्थलीन, चलो नैप्थलीन रख लो यार, आपको प्रॉब्लम ना आए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नैप्थलीन रख लो, नैप्थलीन, है ना। सर नैप्थलीन क्या होता है हमें तो पता ही नहीं। अरे यार जब आप सर्दियां खत्म होने के बाद बेड के अंदर अपने कपड़े नहीं रखते, यस, तब उसके अंदर वो छोटी छोटी व्हाइट बॉल्स नहीं डालते, व्हाइट बॉल्स, यस, वो इसी की बॉल्स होती है नैप्थलीन। सर जिसकी स्मेल आती है, हाँ स्वेटर वगैरह जब सर्दियां जब आती हैं तब निकालते हैं तो उसमें वो जो स्मेल नहीं आती, हाँ वो अच्छी सी, अबे गंदी स्मेल होती है वो, अच्छी नहीं होती, नशेड़ी, है ना। जिन जिनको वो अच्छी लगती है स्मेल, मैं बता रहा हूं तुम्हें नशा करने की आदत है भाई साहब, इसके वेपर्स बड़े डेंजरस होते हैं, अपनी बॉडी से दूर रखना चाहिए, कार्सिनोजेन होता है। हाँ एंथ्रासीन, हाँ उनको मॉथ बॉल्स भी बोलते हैं, नेप्थलीन की बॉल्स को, बिल्कुल बिल्कुल। आइए और बात करते हैं, और बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, दैट इज अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने से पहले ना छोटी सी चीज बताता हूं। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, जब ये दोनों मिक्स होके सॉल्यूशन बनाते हैं
तो इस प्रोसेस को हम डिसॉल्यूशन बोलते हैं। और जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सॉल्यूशन से सॉलिड और सॉल्वेंट, यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाते हैं, फिर इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनना दे, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, उस प्रोसेस को हम डिसॉल्यूशन बोलते हैं। अगर 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 ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डिस सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है? क्या होता है ये एंडोथर्मिक? क्या होता है एंडोथर्मिक? अरे जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव आता है। अच्छा अच्छा, जिसमें हीट क्या होती थी, एब्जॉर्ब होती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जिसमें टेम्परेचर क्या होता था, डिक्रीज होता था। एरो नीचे जाने का मतलब है टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और अगर डिसॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है, सर क्या मतलब होता है एक्सोथर्मिक का? जिसका डेल्टा एच नेगेटिव आता है। अरे सर मतलब क्या होता है? अरे भैया जिसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अच्छा, दो चीजों को आपने मिक्स किया, मिक्स करते ही टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वो चीज गर्म हो गई, गर्म हो गई, तो एक्सोथर्मिक है। दो चीजों को आपने मिक्स किया और वो चीज ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, तब क्या है, एंडोथर्मिक है। यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एक्सो में इंक्रीज होता है और एंडो में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए थी। 11 12 करके आए हैं, नहीं करके आए, नहीं पता है तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सर पोलर नॉन पोलर किसी ने आज तक समझाया नहीं। 11 12 कर लेते, समझ आ जाता। पोलर नॉन पोलर थोड़ा बता दीजिए सर। यू सेड, क्या बताऊं यार, पोलर नॉन पोलर। ओ सॉरी, तेरा तो डाउट ही वो चला गया। कोई बात नहीं, रोहित वाले डाउट में बता देते हैं। पोलर वो होता है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। नॉन पोलर वो होता है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जीरो। सर हमें तो डाइपोल मोमेंट भी किसी ने नहीं पढ़ाया बेटा, या तो 11 12 करके आते, नहीं करके आए हो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना फिर आराम से। यू सेड solubility is maximum amount of solvent 100 grams of water, but if we define solubility for solid for a non-polar solid which obviously cannot be dissolved in water, is it the right definition for solvent? बुरहान रियाज जी, मेरे ख्याल से तो आपको आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। जो चीज डिजोल्व हो ही नहीं रही किसी में, तो फिर उसकी सॉलिबिलिटी कैसे डिफाइन करूंगा? आपके क्वेश्चन में ही आंसर है ना? व्हाट इज पोलर नॉन पोलर बता दिया। थैंक यू राज जी। क्या सुपर सैचुरेशन के बाद और सैचुरेशन हो सकता है क्या? बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो यस। थैंक यू राज जी, थैंक यू सो मच। आप जैसों के लिए ही है। ठीक है बेटा, आप जैसे लोग ही तो, क्या बोले अब, जवाब नहीं दे सकता मैं, यूट्यूब पे वायरल हो जाएगा, तो आई ट्राई टू कीप मम, है ना? आप जैसों के लिए देख नहीं रहे, साल दर साल सीट्स भी बढ़ रही हैं और एस्पिरेंट्स भी बढ़ रही हैं। आप जैसे ही हैं वो, आप जैसे ही हैं। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप जैसे ही हैं। चैट बॉक्स को क्या हुआ है? एक मिनट। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीन तरह के केस पढ़ने। पहला, अगर डिस सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। क्या अभी अभी जस्ट मैंने पिछले पेज पे बताया, डिसॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूट है सॉलिड फॉर्म में और जो सॉल्वेंट है लिक्विड फॉर्म में,
डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन बनेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, तो इसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। उसमें साथ में ही मैंने लिखा है, साथ में मैंने लिखा है कि टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। जब ये दोनों मिक्स होंगे ये बनेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और सर जब दोनों अलग अलग होंगे तो इंक्रीज होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये तो पिछले पेज पे लिखा हुआ था, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, ध्यान से आप बताइए, ठीक है। देखो जब भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये रिएक्शन उधर जाएगी जहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो सके। सर मैं नहीं मानता आपकी बात, मैं नहीं मानता कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप इस बीकर को गर्म करने लगोगे तो रिएक्शन उधर जाने लगेगी जहां पर टेम्परेचर कम होने लगे। मैं बताता हूं कैसे, मैं बताता हूं, जैसे जैसे मान लीजिए, देखो अगर अगर आपके पिताश्री आपको यह बात बोल दे, बेटा मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम जो भी करोगे अपनी जिंदगी के साथ सही करोगे, आज के बाद मैं कभी भी तुमसे ये नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा कि तुम कितनी पढ़ाई करते हो या कितनी पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताओ, तुम ज्यादा पढ़ाई करोगे कि कम पढ़ाई करोगे, जल्दी जल्दी बताओ। जब उन्होंने बोल दिया कि हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, नहीं देंगे, जल्दी जल्दी बताओ। ज्यादा कि कम? कहीं जाने झूठ जो है, झूठ लंबा लंबा फेंक रहे हैं, लंबा 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 फेंक रहे हैं, कह रहे हम लोग ज्यादा पढ़ाई करेंगे। अच्छा, अच्छा, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? तो बचपन से अभी तक करी क्यों नहीं फिर, बचपन से अभी तक करी क्यों नहीं फिर? मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा ही है कि मम्मी पापा ने खुली छूट दे दी होती तो मैं तो आज ऑल इंडिया रैंक 1 ले ही आता 2023 में, 24 में बोल नहीं रहा हूं मैं, तुम्हें पता ही है, ठीक है उसका रीजन। तो फिर अभी तक मम्मी पापा ने छूट नहीं दे रखी थी क्या, नहीं दे रखी थी, है ना। आंसर ये है, आप कम पढ़ाई करोगे, ये फैक्ट है दुनिया, ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर वाले कहते हैं कि बेटा खुली छूट है, ठीक है, बस एंड में परफॉर्म जरूर करना, जैसा मर्जी करो, ठीक है, तो वो बच्चे पढ़ पाए। मेरे जैसे, मेरे जैसे, मेरे जैसे, ठीक है, वे कम बच्चे होते हैं, ऐसे कम बच्चे होते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर पिताश्री बोले, फैक्ट है ये, ठीक है, अभी क्लास हो रही हो, आप क्लास ले रहे हैं और राइट नाउ आपके पापा जो है आपके पीछे आके खड़े हो जाए, ठीक है, ये जो चैट बॉक्स में चल रहा है ना, ये उसी टाइम बंद हो जाएगा, उसी टाइम बंद हो जाएगा, और चुप करके नोट्स बनाने लगोगे, लिखने लगोगे, मेरी बात को सुनने लगोगे, हेडफोन लगा लोगे, नोट्स बनाओगे, सब कुछ है, ठीक है। तो ये फैक्ट है। अगर कोई चीज को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज की तरफ। किसी चीज को डिक्रीज कर दिया जाए तो इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज की तरफ। इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज की तरफ। ध्यान से सुनिए, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये शिफ्ट किधर होगा, जहां पर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज बताओ, टेम्परेचर डिक्रीज कहां हो रहा है, इधर के इधर? सर इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होंगे, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन उधर जाएगी जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो सके, इंक्रीज। अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है तो रिएक्शन उधर जाएगी जहां इंक्रीज हो सके। इंक्रीज का मतलब इधर, 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 यानी कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट अलग होने लगेगा, सॉल्वेंट अलग होने लगेगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर एग्जाम्पल दो इसके, एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल जो हैं वो मैक्सिमम एंडोथर्मिक के ही होते हैं, एंडोथर्मिक के होते हैं। सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम एग्जाम्पल यही है, यही है, मैक्सिमम एग्जाम्पल यही है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर भी जनरल पूछा जाएगा तो आप यही एग्जाम्पल लिख के आएंगे, यही एग्जाम्पल लिख के आएंगे। मैं लिख देता हूं एक आध, NaNO3 या NaOH, बट ऐसे लिखने के लिए मैक्सिमम एग्जाम्पल यही वाले हैं, यही वाले, ठीक है, जिसमें डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होती है।
सेकंड पार्ट, अगर डिसॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है, पहले बताओ एक्सोथर्मिक का मतलब समझ आया? यस सर, जब ये दोनों मिक्स होंगे, यहां डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज, यहां टेम्परेचर डिक्रीज। बिल्कुल 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 सर, दो चीजों को आप मिक्स करेंगे, बीकर गर्म हो जाएगा, वहां से धुआं धुआं निकलने लगेगा, बीकर को टच करके देखेंगे तो वह गर्म होगा। हाँ हाँ, वही वही वही, मैं भी वही कह रहा हूं। ये डिसॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखना, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड में टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इधर डिक्रीज होगा। मुझे इसमें बताइए, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा सर? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये उधर जाएगा जहां पर टेम्परेचर कम हो सके। कम होने का मतलब पता है? कम होने का मतलब पता है? सॉल्यूशन के अंदर जो दोनों चीजें थी वो अलग अलग होने लगेंगी, सॉल्यूट अलग होने लगेगा, सॉल्वेंट अलग होने लगेगा। सर उल्टी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, वही वही वॉमिटिंग वाला एग्जांपल, यही था यही था। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो उधर शिफ्ट होगा। अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो उधर शिफ्ट होगा जहां पर टेम्परेचर बढ़ सके। बढ़ने का मतलब इधर जाएगा, इधर जाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होने लगेंगे, डिसॉल्व होने लगेंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। सर इसका एग्जांपल दो। देखो इसके एग्जांपल बहुत कम है। जनरली मैक्सिमम सॉलिड्स इसी कैटेगरी में आते हैं, एंडोथर्मिक वाले में। इसके एग्जांपल कम है, ये जरूर याद करना। ये इसके एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। सर एग्जांपल दे दो इसके एग्जांपल। इसके एग्जांपल एक था सीरियम सल्फेट, एक था लिथियम सल्फेट। ठीक, एंड द लास्ट केस ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा एग्जाम में। इसी के चांसेस ज्यादा हैं आने के, इसी के चांसेस ज्यादा हैं आने के। थर्ड केस, नो रेगुलर वेरिएशन ऑफ डिसॉल्यूशन। ये केसेस क्या थे? जिसमें डिसॉल्यूशन एंडोथर्मिक था। ये कौन से थे? जिसमें डिसॉल्यूशन एक्सोथर्मिक था। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डिसॉल्यूशन का रेगुलर वेरिएशन होता ही नहीं, होता ही नहीं। कभी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है, कभी टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है। सर इसका एग्जांपल, एग्जाम में यही एग्जांपल आएगा, एग्जाम में यही एग्जांपल आएगा अगर इस पे क्वेश्चन आया तो। इसका नाम होता है ग्लोबर्स सॉल्ट। ग्राफ भी है, इधर सॉल्युबिलिटी लिख रहा हूं, इधर टेम्परेचर। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले Na2SO4.NH2O के बारे में बात कर रहा हूं। इसकी डिसॉल्यूशन एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ऐसा होता रहेगा, होता रहेगा। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती आ रही, 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 बढ़ती आ रही है। एक ऐसा टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर, सर ये कौन सा टेम्परेचर है? कौन सा टेम्परेचर है? बुक्स में 32.38 भी लिखा हुआ है, मैं इसे 32.4 डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूं। 32.38 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहां पर ये Na2SO4.10H2O है। 32.4 डिग्री सेल्सियस पर ये कन्वर्ट हो जाता है Na2SO4 में। किसमें? Na2SO4 में। इसका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि अगर यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो ग्राफ ऐसा आएगा। क्या दोनों ग्राफ आपको क्लियर हो गए? क्या दोनों ग्राफ आपको क्लियर हो गए? इसका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे डिसोल्यूशन कम होगा। ठीक है जी। हाँ बेटा, ये पूछो दर्शित, यही तो आना है अगले साल एग्जाम में। आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी सर? बेटा यही पूछो, अगले साल 2025 में यही आएगा एग्जाम में। वेल डन दर्शित, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतनी हिम्मत करी तुमने इन बच्चों के सामने पूछने की। मिलके बताएंगे, मिलके बताएंगे। आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में आएंगे ना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ अच्छा, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। दर्शित इसी जन्म में आना है रिजल्ट सेलिब्रेशन में, इसी जन्म में। पता चले तुम कहोगे सर वो तो अगले जन्म का टारगेट है मेरा, एमबीबीएस क्लियर करना है ना। नहीं नहीं, इसी जन्म में, इसी जन्म में। अगर इसी जन्म, क्यों फिर इसी जन्म वाली बतानी है ना, अगले जन्म में तो मेरे को खुद भी नहीं पता। गॉड सेव द वर्ल्ड, गॉड सेव द वर्ल्ड, है ना। भगवान आपका अवतार लेने का समय आ चुका है ना। लिखा गया ना पुराणों में, कल की भगवान आएंगे। भगवान कहां हैं आप? दर्शन दो, दर्शन दो। जमाना बदल गया है, क्लास चल रही है, टीचर से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? भगवान, पापों का घड़ा बढ़ चुका है, प्लीज दर्शन दीजिए। ठीक है। का डिसॉल्यूशन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। ठीक है। एंडोथर्मिक है तो आपको पता ही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। एंड डिसॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज एक्सोथर्मिक, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, खत्म। ठीक है जी। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। आइए कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं। नहीं नहीं, ये तो हो गया सारे, तो सारे हो गए, हो गए, हो। ये रहा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, क्या आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं। आइए बताइए, बिना शर्माए हमें बताएं। सर ग्राफ जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट किया मैंने। हाँ आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप उस हिसाब से कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ग्राफ जीरो से नहीं। अच्छा तो यहां लिख देता हूं, इट इज नॉट, व्हाट डू यू कॉल इट, आप इस ग्राफ को थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर लो। हाँ सही कह रहा है वो, जिसने भी क्वेश्चन पूछा सही पूछा है। क्योंकि क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ ना कुछ तो सॉलिबिलिटी होगी ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ ना कुछ सॉलिबिलिटी होगी ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा थोड़ा है कि ये डिजॉल्व ही नहीं होगा। सही कह रहा है, ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। एब्सोल्युटली राइट बेटा, जो भी थे आप, वेल डन। चलिए इसका आंसर बताइए, बताइए जी। अगर डिसॉल्यूशन एंडोथर्मिक है तो क्या होती है? कूलिंग होती है, या सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या दोनों करेक्ट है, या नन ऑफ द अबव करेक्ट है। सर आपने लिखा हुआ है जब भी प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी कि कूलिंग होती है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये लिखा हुआ। दिस सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होती है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब भी वही है, टेम्परेचर डिक्रीज का। तो ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, हाँ सर ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। ये देखो, अगर डिसॉल्यूशन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। बहुत बढ़िया सर।
सर ये भी करेक्ट है, यानी कि आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। 33% बच्चों का सही है। ठीक है, आइए एक और करते हैं, एक और करते हैं। वेरिएशन सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4 डॉट NH2O को दे रखा है, ये जीरो नहीं है, नहीं है, ये जीरो नहीं है। चलिए चलिए ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए से बी गए, बी से सी गए, अप टू पॉइंट बी प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ठीक है, एज सॉलिड प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 हैज ए फॉर्मूला, क्या दे रखा है ये, Na2SO4 डॉट NH2O। 32.38 इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। हाँ, ये वही टेम्परेचर है जहां पर Na2SO4 डॉट 10H2O किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 32.38 कह लो या 32.4 कह लो, Na2SO4 में। बिल्कुल सही है। ट्रांजिशन पॉइंट के बाद 32.38 डिग्री सेल्सियस के बाद डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक हो जाती है, क्योंकि सोडियम आयन और सल्फेट आयन हाइड्रेट हो जाते हैं, जिससे हीट निकलती है। एब्सोल्युटली राइट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अप टू पॉइंट बी, बी पॉइंट तक प्रोसेस एंडोथर्मिक है। हाँ, एंडोथर्मिक अभी अभी पढ़ा था हमने। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 32.38 पे ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। हाँ, 32.38 पे इससे ये ट्रांजिशन हो जाता है। उसके बाद प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। हाँ, एक्सोथर्मिक होती है, क्यों, क्योंकि सोडियम आयन और सल्फेट आयन का हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए बात कर रहे हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, दैट इज टेस्ट नंबर 2। 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, 5 क्वेश्चन होंगे, और देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस एट NTP। 4 ऑप्शंस हैं, Na 2Na, पता ही एवोगाड्रो नंबर है, E 3Na और D 4Na। अपना जलवा दिखाइए, बताइए कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप रिवीजन करके आए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए। अगर कोई भी चीज दे रखी हो, पहले निकालते हैं मोल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। सर दो आ गए, दो। सर एक मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 2 मोल के अंदर कितने होंगे, 2Na, 2Na, 2Na। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2Na। 92% बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। तुझे पता नहीं चलता क्लास चल रही है भाई? रुक जा, क्लास के बाद बताता हूँ तेरे को। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 56 ग्राम ऑफ CO। मोलर मास CO का दे रखा है 28 ग्राम पर मोल। हाँ अच्छा, सिंबल भी बताना पड़ेगा। कार्बन का 612, ऑक्सीजन का 8 और 16। Na 2Na
28 Na and none of these. करिए जी, करिए, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। सर कोई भी चीज दे रखी हो, कोई भी चीज फाइंड हो, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट क्या करो। मास बाय मोलर मास, सर 2 मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स। सर मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लो, 1 मोल में 2 Na होते हैं, तो 2 मोल में 2 Na होंगे। क्या हम सबको एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने आते? सर बिल्कुल करने आते। एक कार्बन के अंदर 6, इसके अंदर 14, तो बताओ फिर 2 Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 2 Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? सर 14 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मॉलिक्यूल में 14 है, तो 2 Na में कितने होंगे? 14 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 28 Na हो जाएगा, सर 28 Na हो जाएगा। क्या यही है? क्या यही है? यही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। 57%। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मास of carbon dioxide which will have 44 Na electrons। कार्बन, ऑक्सीजन, (22 ग्राम, 44 ग्राम, 88 ग्राम, नन ऑफ दीज। अब की बार मास पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। अब उल्टा चलेंगे सर, उल्टा चलेंगे। पहले क्या होता था? मास दे रखा था, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स पूछे हुए थे। मास दे रखा था, इलेक्ट्रॉन पूछे हुए थे, तो पहले मोल निकाला, फिर मॉलिक्यूल निकाला, और फिर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो वहां से कर लिया, ठीक है। सर अब क्या करेंगे? सर उल्टा चलेंगे। सर अब की बार जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए, एक मॉलिक्यूल जो होगा CO2 का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक कार्बन के अंदर 6 और 2 ऑक्सीजन के अंदर 8 × 2, सर 22 आ जाएंगे, 22। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से मुझे बताओ, 22 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो 44 Na के अंदर कितने होंगे? 1/22 × 44 Na। सर 2 Na आ गया, 2 Na। बस निकाल लो भाई। अब क्या आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए? मॉलिक्यूल्स, मास निकालना है सर, पहले मोल्स निकालते हैं हमेशा, पहले मोल्स। मोल्स आ गया, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सर अब मास निकालना है, मास। एक मोल का मास मोलर मास होता है, मोलर मास होता है, सबको पता है, वो 44 आएगा। तो 2 मोल का कितना आएगा? 2 × 44, सर 88 ग्राम आ जाएगा, 88 ग्राम आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 10 मिनट, ठीक है। 88 ग्राम, यस, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था। 4, फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड formed if 32 gram of methane undergoes combustion। पहले 4 ऑप्शन लिखता हूं।
44, 22, 88, none of these। कंबस्शन की इक्वेशन आपको लिखनी आती है, बैलेंस करनी भी आती है, मैंने कराई है क्लास के। ठीक है, मोलर मास आपको गिवन होंगे, उनकी टेंशन नहीं लेनी, नहीं तो वो कैलकुलेट करने भी आते हैं। ये 16 ग्राम है और ये कितना है, दैट इज 44 ग्राम। सर क्या करेंगे, ये दे रखा है, ये आपसे पूछा हुआ है। सर जो भी दे रखा होता है ना, सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास, 2 आ जाएगा 2, बिल्कुल। सर अब की बार ये दे रखा है, ये पूछा हुआ है, सर फिर वही स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन का डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट करने वाले का, फिर नंबर ऑफ मोल्स गिवन वाले के और उसके नंबर ऑफ मोल्स पूछे हुए हैं। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2। सबको पता है 1 मोल का मास कितना होगा, मोलर मास। 2 मोल का कितना होगा, 2 इंटू मोलर मास। आंसर इसका भी 88 ग्राम है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड न्यू ग्राम molecular mass of ammonia if 1 AMU is 1/24th of 1 atom of carbon 12। मोलर मास होता है अमोनिया का कन्वेंशनल स्केल पे 17 ग्राम। 4 ऑप्शंस है, 17 ग्राम, 34 ग्राम, 8.5 ग्राम, 51 ग्राम। सर जब भी 1 AMU की डेफिनेशन चेंज कर देते थे तो मॉलर मास पे कोई भी चेंज नहीं आता था। वो पहले भी 17 ग्राम था, अब भी 17 ग्राम ही रहेगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ए है भाई, ए है, बी नहीं है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 40% बच्चों का सही है। एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं, सर 6 हो जाएंगे, अरे कोई बात नहीं यार। फाइंड न्यू GMM ऑफ अमोनिया इफ Na की वैल्यू अब ये हो गई है 6.022 इंटू 10⁻²4। पहले GMM इतना था, 17। नया ग्राम मॉलिक्यूलर मास है जिसे मोलर मास बोलते हैं, अगर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ये हो जाए। आंसर 17 ग्राम, 170 ग्राम, 340 ग्राम या 8.5 ग्राम। क्या आपको पता है 17 ग्राम तब था जब कितने एटम्स थे, सॉरी कितने मॉलिक्यूल्स थे, इतने इतने इतने। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। वो कितना है, 17। बट एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज हो गई है, 6.022 10⁻24 हो गई है। एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 6.022। हमें इतने मॉलिक्यूल्स का निकालना है क्योंकि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास ही मोलर मास होता है। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट होने के बाद 10 बचेगा। 17 इंटू 10 कितना आ गया सर, 170 आ गया, 170। ऑप्शन नंबर बी, बी है, बी है, बी है।
बी है, बी है, बी है। बुद्धि लगाना, मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन गलत करेंगे। न्यू एएमएम ऑफ अमोनिया, अगर Na की वैल्यू ये हो गई है 6.022 इंटू 10⁻²4, 17U, 170U, 340U, none of these। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सारे के सारे। सर एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एक मॉलिक्यूल का मास होता है, एक मॉलिक्यूल का मास। सर वो उतना ही रहेगा हमेशा। कहीं जाने आ जाएंगे, नहीं 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 नहीं, मेरे सामने कॉपी पड़ी हुई है, आपने उसमें लिखा हुआ है RMM इंटू 1 AMU, ये चेंज हो जाएगा तो फिर ये भी। अबे यार छोड़ दे भाई तू यार, ऐसी बातें करेगा तो क्या। RMM यही था, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय जो भी हो जाएगा ये Na, इसको Na डैश बोल देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी तसल्ली हो जाए। क्या Na डैश अब की बार ये हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, ये 1 AMU ही है ना। हाँ तो यहां पर भी वही 1/12 इंटू 12 बाय Na डैश। अबे जो चेंज इसमें आया है वही चेंज इसमें आया है, जिस चीज से डिवाइड किया है उसी चीज से मल्टीप्लाई किया, तो कैंसल आउट ही हो जाने हैं दोनों के दोनों। हाँ तो मास ऑफ वन एटम में तो कभी चेंज आएगा ही नहीं। एटम की जगह सर मॉलिक्यूल कर दो, अरे ठीक है यार मॉलिक्यूल कर दे, तू भी पता नहीं क्या कैसी बातें कर रहा है। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, एटम होता तो एटम हो जाएगा, फर्क थोड़ा पड़ना कोई। आंसर वही रहेगा सर, 17U ही रहेगा, 17U ही रहेगा। जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब मिलेंगे हम आपसे कल। आज क्योंकि चैप्टर शुरू हुआ है, थोड़ा इजी इजी से टॉपिक थे और थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक थे, वो बातें मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं, ठीक है। बट कल से बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा इस चैप्टर का। हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको दूंगा भी, ठीक है। जैसे मैं कुछ दिन पहले बात ही कर रहा था कि देयर आर फ्यू डेज जिनकी स्टार्ट जो है वो बहुत खराब होती है आपकी लाइफ में, बट डे खराब हो सकता है, थोड़ा समय खराब हो सकता है, बट जिंदगी कभी भी खराब नहीं हो सकती है। आज शायद मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही है। आज सुबह मैं 4 बजे उठ गया था। 4 बजे उठने के बाद मुझे लगा ओ भाई साहब पहली क्लास 11 बजे है, 7 घंटे हैं आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, बहुत काम हो सकता है। 7 घंटे बहुत होते हैं किसी के लिए भी, आपके लिए मेरे लिए, ठीक है। 6 बजे तक, 6:15 बजे तक लगभग मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। मुझे लगा कि चलो यार अब अपना काम करने बैठते हैं, थोड़ा अपना खाना पीना नहाना धोना सब कुछ कर कर आके, ठीक है। 6 बजे से लेके 10, सवा 10, इवन 10:30 बजे तक, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस अराइज हुई कि आई वॉज नॉट एबल टू डे ए सिंगल थिंग ऑफ वर्क। रीजन, जिस कंप्यूटर पे अभी क्लास चल रही है वो कंप्यूटर नहीं चल रहा था, जिस पे रिकॉर्डिंग करनी थी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाया मतलब कि ना। बट आई ट्राइड माई के पॉजिटिव माइंडसेट रखूंगा, ठीक है यार। अब मतलब कि वो जो भी प्रॉब्लम थी बाद में एंड 10, सवा 10 बजे वो कोई अंदर ड्राइव होती है, C ड्राइव D ड्राइव, इतना तो आप समझते ही होंगे, वो पूरी हिल गई हुई थी। तो उसको खोल के जब मुझे पता चला कि वही प्रॉब्लम है, मुझे ही ठीक करना पड़ा। बहुत सारों के लोग हेल्प भी ली मैंने, बट समहाउ किसी ने वीडियो कॉल पे समझाया PW से ही कि सर उसको ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए ठीक हो जाएगा। व्हाट्सोएवर दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि सुबह के 6-7 घंटे जब आपके खराब हो जाते हैं ना, तब आपका कहीं ना कहीं किसी नॉर्मल पर्सन का मूड खराब होने लगता है। बट नहीं, मुझे पता था नहीं यार मेरी क्लास 11 बजे है पहली, उस क्लास में अपना बेस्ट देना है। इन बच्चों की कोई गलती नहीं है भाई कि सुबह से क्या हो रहा है आपके साथ क्या नहीं हो रहा है। यही बात मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं। इफ इट इज योर गुड डे, है ना, टर्न इट इनटू ए ग्रेट वन, है ना।
आप अपना दिन अगर अच्छा है तो उसको और ज्यादा अच्छा बनाइए। आज अगर 7-8 घंटे पढ़ लिया है, सोने से पहले टाइम है 15-20 मिनट का भी, उसमें भी पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। बट इफ इट इज योर बैड डे, ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस। यही हुआ, सुबह के 6-7 घंटे बर्बाद होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, तो आज लॉसेस को मिनिमाइज किया जाए। पहली बात, क्लास सही टाइम पे शुरू हो, सही टाइम पे खत्म हो। उसके बाद जो काम तब नहीं हो पाए क्योंकि अब कंप्यूटर ठीक हो गया, अब वो सारे काम अब किए जाएंगे आपकी क्लास के बाद, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके भी दिन की शुरुआत अच्छी ना हो, सुबह उठते ही मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, भाई से लड़ाई हो गई, बहन से लड़ाई हो गई, किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, तो उससे पूरे दिन को डिफाइन मत करिए, ठीक है। कुछ भी हो जाए, सुबह उठते हैं, नहाते हुए कहीं कुछ अपना चोट लग गई, कोई खाना खाते टाइम चाय हाथ से गिर गई, ठीक है, उसके बाद मम्मी ने डांट दिया, तो उससे पूरे दिन को डिफाइन मत करिए। इसमें आपकी गलती नहीं है, कभी कभी कुछ ऐसा हो सकता है, सबके साथ हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ। बट ट्राई टू मेक श्योर कि नहीं यार, दिन बचा हुआ है, मुझे अपना काम करना है, वही हम भी करेंगे अभी आपकी क्लास खत्म होने के बाद, और आपको भी वही करना है, ठीक है जी। स्टे पॉजिटिव वट एवर द सिचुएशन इज। अगर आप सोचें कि यार 100% किसी दिन बेस्ट सिचुएशन हो जाएगी और तब हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे, ऐसा दिन कभी भी नहीं आने वाला है। एमबीबीएस करते हुए भी नहीं आने वाला है, एमबीबीएस के बाद भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको काम जरूर करना है, ठीक है, बाकी सारी बातें जो है वो मोह माया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।